एक महीने से कम का वक्त बचा है बजट में, और उससे पहले एनएसओ के जो आंकड़े हैं, जो पूर्वानुमान हैं, किस तरीके से इशारा कर रहे हैं, और उसके बाद सरकार के सामने क्या विकल्प और किस तरीके की चुनौतियां बजट बनाने को लेकर नजर आने वाली हैं। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्तीय वर्ष में 7.7% की गिरावट का अनुमान जताया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की ओर से पहले एडवांस अनुमान में कहा गया कि कृषि क्षेत्र, पावर और गैस सप्लाई जैसी यूटिलिटी सर्विसेज को छोड़कर अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में गिरावट आएगी। एनएसओ के मुताबिक 2020-21 के वास्तविक जीडीपी 134.40 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 2019-20 में जीडीपी का शुरुआती अनुमान 145.66 लाख करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी में अनुमानतः 7.7% की गिरावट एनएसओ के मुताबिक होगी। इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि दर 4.2% रही थी। तो आज अपने कार्यक्रम में 3 खास मेहमानों के जरिए समझेंगे इस आर्थिक तस्वीर को, इसकी चुनौतियों को और भविष्य के रास्तों को। हमारे साथ अशोक कुमार झा साहब हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर चरण सिंह जी हैं, सीईओ हैं एग्रो फाउंडेशन से, आपका स्वागत है। और संजय अग्रवाल जी हैं, प्रेसिडेंट हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अशोक सर आपसे करना चाहूँगा कि अगर एनएसओ के इन आंकड़ों को, इन पूर्वानुमानों को देखें तो आपके शुरुआती प्रक्रिया क्या है, और वो भी तब जबकि हम देखते हैं कि अब बजट बनाने का काम शुरू हो चुका है और एक महीने से कम का वक्त हमारे सामने है बजट के लिए। नहीं, ये जो अभी एनएसओ का जो डेटा आया है, इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इकोनॉमी का जो कंट्रैक्शन अभी होगा इस साल 7.7% उन्होंने कहा है। ऑल्दो कुछ और एजेंसीज हैं जो कि 9.5-10% भी बोल रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का जो रिसेंट रिपोर्ट आया था। लेकिन अगर हम 7.7% देकर ही चलें तो ये भी काफी गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि इसके पहले जो सबसे कम जब हुआ था जीडीपी का कंट्रैक्शन, सबसे ज्यादा कंट्रैक्शन जब हुआ था वो था 1980 में, जब करीब 5.2% था। तो और इससे ये साबित होता है कि जो अभी हमारे पास जो क्राइसिस है इकोनॉमी का, ये बहुत सिवियर क्राइसिस है। और इसलिए जो बजट अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो भी बनाएंगी, इसमें उनको काफी क्लेवरली उनको पूरा फिगर्स को देखते हुए उनको बनाना पड़ेगा बजट इस साल। चरण सिंह सर, आपका क्या कहना है, क्योंकि जो आंकड़े हैं उसका असर बजट प्रक्रिया पर कितना और किस तरीके से आपको लगता है कि पड़ेगा? तो ये आंकड़े तो बहुत ज्यादा सख्त है। जैसे अभी बताया गया है, बहुत सालों के बाद ऐसी चोट एक इकोनॉमी को पड़ी है। तो पर एक इसमें जो अच्छी बात देखने वाली ये है कि पहला हाफ चला गया है, उसमें काफी कुछ नेगेटिव रहा है, पर जो बाकी के 6 महीने हैं उसमें आंकड़े आए हैं वो क्लियरली कह रहे हैं कि अगले 6 महीनों में हम उतना ही प्रोड्यूस कर पाएंगे जो पिछले। तो बड़ा पॉजिटिव साइन। जहां तक मेरा सवाल है, मैं खुद मेरी जो राय है वो ये है कि बिजी सीजन है, तो बिजी सीजन में हम लोग की प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी होती है। तो मुझे लग रहा है कि ये आंकड़े हमारी जो इन्होंने अनुमान लगाया है असली उससे आगे जाए। संजय जी, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि इंडस्ट्री के नज़रिए से अगर इन आंकड़ों को देखें, और इंडस्ट्री मैं कहूँ कि मिरर के तौर पर देखती है जब इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं, उनको हकीकत के करीब और उसकी चुनौतियाँ साफ नज़र आती हैं। अलग अलग सेक्टर वाइज भी एनएसओ इशारा कर रहा है, बता रहा है कि कहाँ पर किस तरीके का पूर्वानुमान जो है गिरावट का वो नज़र आने वाला है। अगर उद्योग जगत के नज़रिए से देखें तो ये नंबर्स क्या वाकई चिंताजनक हैं? अगर हैं तो कितने चिंताजनक हैं? और कुछ खास स्पेसिफिक सेक्टरों के नज़रिए से मैं देख रहा था कि अगर सर्विस सेक्टर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, वहाँ पर जिस तरीके के पूर्वानुमान हैं वो क्या ज़्यादा चिंताजनक हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की तो चिंताजनक हालत है ही। ये तो पिछले 1 साल से भी हो चुकी। करीबन अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नेग्लिजिबल ग्रोथ थी पिछले साल भी, और इस साल करीबन 10% का अनुमान निकला है एनएसओ से।
और 10% अगर हमारा 10% अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सफर करेगा तो ये बिल्कुल एक बहुत चिंता का विषय है और सोचने का विषय है। लेकिन अब सिर्फ देखिए, ये साल के पहले 6 महीने जितने बुरे गए हैं, जो पहली तिमाही थी उसमें 23.9% हमारी जीडीपी घटी, दूसरी तिमाही में फिर 7.5% के आसपास घटी। अब जो हमारी पीएचडी चेंबर की जो हमारी अपनी ईबीएम इंडेक्स के बेसिस पे हम प्रोजेक्शन करते हैं, हमारी प्रोजेक्शन ये आ रही है कि बिटवीन 0.1 से लेकर 0.2% तक Q3 यानी अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में पॉजिटिव जाना चाहिए। थोड़ा फार्मर एजुकेशन का फर्क पड़ेगा, उससे हो सकता है कि लोअर साइड पे रहे अपर साइड की बजाय। और इसके अलावा जो Q4 है, इसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये 4% तक हो सकता है कि बढ़ोतरी जा सके। लेकिन फिर भी साल के आखिर में ये बिल्कुल सही है अंदाज, हमारी भी फिगर्स यही कहती है कि -7.7% अगर हमने किया, और अगले साल की प्रोजेक्शन ज्यादातर जगह हमारे अपने चैम्बर की भी करीबन वही 7.7-7.8% प्लस है, तो ले देके इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम लोगों ने 2 साल 0 ईयर्स हो गए प्रैक्टिकली। जो हमारा जीडीपी का लेवल मार्च 20 में था, उस जीडीपी के लेवल पे हम वापस मार्च 22 में जाकर पहुंचेंगे। तो एक तरह से ये देश की पूरी हिस्ट्री के 2 साल की ग्रोथ हम लोग खो देंगे। और उसके लिए अब सवाल ये, अगली जो चैलेंजेस है, जो आपने जिस तरह से आपने इसका टॉपिक रखा है इस डिस्कशन का, इन चैलेंजेस में सबसे बड़ा ये कि हम क्या, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा क्या देखती हैं और किस तरह हम लोग क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, जिससे हम लोग अब इस स्ट्रेट जैकेट, इस जो है जकड़ी हुई, मतलब जो हम लोग जकड़े हुए हैं जिस एक सिचुएशन में, हम अकेले नहीं जकड़े हुए, पूरा वर्ल्ड जो जकड़ा हुआ है, लेकिन हमें अपने देश के लिए क्या करना है ये जरूर सोचने का विषय है। जी अशोक सर, क्योंकि अब सवाल ये आता है कि जब इस तरह की स्थिति हो आर्थिक तौर पर, और ये सच है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में कमोबेश कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है, इससे बाहर निकलने के विकल्प हैं क्या? किस तरीके के रास्ते हैं? वो रास्ते जो कि हम आमतौर पर इससे पहले अपना चुके हैं, या फिर यहाँ पर आउट ऑफ बॉक्स कुछ नई चीज़ों की तरफ हमें बढ़ना होगा, और उसके लिए सरकार के सामने विकल्प और एल्बो रूम किस तरीके से नजर आता है? नहीं, हमें तो ये देखना है कि ये कंट्रैक्शन जो हुआ पैंडेमिक के वजह से हुआ, लेकिन इसमें कौन से सेक्टर्स को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं बजट में। क्योंकि ये बजट तो खैर शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, लेकिन हमें ये शॉर्ट टर्म में ही कोशिश करना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन है इसको ओवरकम कर सकें। तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि बजट फॉर्मुलेशन के समय पे हमें ये देखना है कि जो असम्पशंस हम बनाते हैं रेवेन्यूज के, वो रियलिस्टिक हों, और इस वजह से हमें क्या एक्चुअल सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो हम नहीं देख पाते हैं। तो मेरा पहला सजेशन तो ये रहेगा कि जो भी हम बजट बनाएं वो रियलिस्टिक असम्पशंस लेके वो बजट बनाएं। पैंडेमिक के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, और इवन दो अभी पिछले 2-3 महीने से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में, लेकिन ये देखा जाता है कि जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, स्पेशली जो वुमेन का जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, वो बहुत लो है। तो इसको हमें करेक्ट करना है, क्योंकि हम कुछ साल पहले ये देख रहे थे कि हमें वो डिविडेंड मिलेगा अपना पॉपुलेशन का, लेकिन अभी तो डिविडेंड नहीं मिल रहा है। तो इसको इसलिए हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट जल्दी से जल्दी वापस आ जाए अच्छी लेवल पे। और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्रीज हैं जैसे टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, आपके कंस्ट्रक्शन, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि मल्टीप्लायर इफेक्ट भी लेबर का, एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी जोरदार है, इन पे हमें फोकस करना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमें ये एक्सपोर्ट ग्रोथ पर जोर देना है, क्योंकि एक्सपोर्ट ग्रोथ पर हम जब तक जोर नहीं देंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ नहीं हो सकेगा। और ये
ये काफी ये काफी ये है कि जब भी कोई भी देश आगे बढ़ा है ग्रोथ में, तो उसका एक्सपोर्ट ग्रोथ के जरिए बढ़ा है। वैसे आप चाइना को देखें या ईस्ट एशियन इकोनॉमीज को देखें, तो हमें इसलिए एक्सपोर्ट पे फोकस देना है। और ये जो हम अभी सरकार ने किया है, जो PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये स्कीम मेरे ख्याल से अच्छी है, लेकिन इसमें डेंजर यही है कि ये स्कीम हमने जो लगाया, इस किस कारण से लगाया, उस कारण को हमें अटैक करना है। ये प्रोडक्शन लिंक्ड ये इंसेंटिव स्कीम इसलिए लगाया गया क्योंकि ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफी ड्रॉबैक्स थे, पावर सप्लाई का, लॉजिस्टिक्स का, स्किल डेवलपमेंट का, वगैरह वगैरह। तो हमें ये जो डेफिशिएंसीज थे, हमें इन डेफिशिएंसीज को निकालना है, और सिर्फ ये PLI लगा के इनको